ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मतलब किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे डिफाइन करें। उसमें मैंने आपको बता दिया था वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम और पीपीबी। ये सारे टर्म्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे। आज इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रह गए थे, मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी, ये तीन टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे। मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी क्या है? मैंने बताया था आपको, पहले बताया था कि इन माय स्टाइल ऑफ टीचिंग में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज पे फोकस नहीं करती हूँ कि आप फॉर्मूला देखें और बस आंसर आना चाहिए। ट्राई टू डिकोड। आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया हुआ है तो आप क्या करें, उसको डिकोड करें कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि हर बार फॉर्मूला में बैठने वाला डाटा आपको मिल जाए ये जरूरी नहीं। हर बार यू डोंट गेट द डाटा जो डायरेक्टली किसी फॉर्मूले में सूट होगा, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, डिकोड करना आना चाहिए। क्वेश्चन से आप जो चीजें इंफॉर्मेशन दी उसको डिकोड कर लीजिए और जिस फॉर्म में उनको चाहिए उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। हम क्वेश्चंस करेंगे जहां पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। देखते हैं। तो फर्स्ट इज मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट किस रेशियो में प्रेजेंट है ये कहीं ना कहीं मोलारिटी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मोलारिटी की अगर बात करें तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना डिसॉल्व है, कितने मोल्स सोल्यूट डिसॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं मोलारिटी, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि कोई एक्वस सोल्यूशन है शुगर का, उसकी मोलैरिटी 2m है, 2m है, तो m को हम पढ़ते हैं मोलर। मोलर हम बोलते हैं 2 मोलार सॉल्यूशन है, इट इज 2 मोलार सॉल्यूशन, है ना। तो अगर मोलैरिटी 2 है, इसका क्या मतलब, उसको डिकोड करें तो उसका सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि हर 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। हर 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। सो 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 2 मोल्स ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब होता है किसका, मोलारिटी का, ठीक है। समझ में आ गया, दिस इज द मीनिंग ऑफ मोलारिटी। अब मोलारिटी का अगर फॉर्मूला बताना हो तो कैसे बताओगे मोलारिटी का फॉर्मूला? तो मोलारिटी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखना और नीचे क्या लिखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या लिखना है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम भी किसमें लिखना है, लीटर्स में। मेक श्योर जब हम पोलैरिटी की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें लिखना है, लीटर्स में, है ना। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दिस इज पोलैरिटी। यूनिट क्या है, ऊपर मोल्स है और नीचे क्या है, लीटर। पर लीटर, मोल्स पर लीटर, है ना। या इसी को आप कैपिटल एम से भी बोलते, मैंने बताया एम लिखा है मतलब क्या, मोलार। तो 2 मोलार मतलब 2 मोल्स पर लीटर इज प्रेजेंट, है ना। हर 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के 2 मोल्स प्रेजेंट है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 40 ग्राम NaOH, NaOH का 40 ग्राम है, उसको डिसॉल्व किया गया 250 ml सॉल्यूशन में। 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको बताना है कि इसकी मोलारिटी क्या होगी, फटाफट बताना जरा। मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml सॉल्यूशन, 250 ml सॉल्यूशन में, है ना। 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया है तो सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, प्रोजक्ता टेल मी व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, बताएं। टेल मी फास्ट। निहारिका गिव मी द आंसर क्विकली। बताएं, फटाफट बताते जाइए, आंसर देते जाइए। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन एक्चुअली।
आंसर 4m। प्रोजेक्टा इज ऑल्सो सेइंग 4, करेक्ट। ठीक है, 4 आ जाएगा। आपको क्या बोला, मोलारिटी बताना है, कैपिटल एम। तो आपको बताया था मोल्स। तो 40 ग्राम है, 40 ग्राम को आप इसके मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएगा। मोलर मास NaOH का कितना होता है, 23 प्लस 16 प्लस 1, दैट इज 40। तो एक मोल प्रेजेंट है कितने में, 250 ml सॉल्यूशन में। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना, लीटर्स में, तो डिवाइड बाय 1000, कितना आ जाएगा, 4। तो आंसर विल बी, इट विल बी 4 मोलार। ठीक है, आंसर विल बी 4 मोलार, करेक्ट। Now next, find the mass of sodium carbonate present in 100 ml 3 molar solution। 100 ml 3 molar solution है, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट का मास कितना होगा। 100 ml 3 molar solution, उसमें सोडियम कार्बोनेट का मास कितना होगा। मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml 3 मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, समझना क्या कह रहा है, आपसे बोलना है कंटेनर है, इस कंटेनर में Na2CO3 का सॉल्यूशन है, Na2CO3 का सॉल्यूशन है, कैसा है वो, 3 मोलर। अब कितना बना रखा है नहीं पता, बस बहुत सारा सॉल्यूशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 3 मोलर। 3 मोलर, मोलर कहने का क्या मतलब होता है कि हर 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल Na2CO3 का प्रेजेंट है, ये मतलब होता है हर 1 लीटर सॉल्यूशन में Na2CO3 का 3 मोल प्रेजेंट है। अब आपसे बोल रहा है कि आप बताइए कि 100 ml में कितना Na2CO3 प्रेजेंट होगा। तो आपने डिकोड किया 3 moles इन 1 लीटर। 3 मोलर का मतलब हुआ क्या कि 3 मोल्स इन 1 लीटर। तो 1 लीटर में 3 मोल है, तो 100 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो 100 ml में प्रेजेंट होंगे 0.3 मोल्स। पॉइंट 1000 ml में 3 मोल, तो 100 ml में कितने, 0.3 मोल्स। अब 0.3 मोल्स का मास निकाल लो, मास ऑफ Na2CO3, तो मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स कितने हैं, 0.3। मोलर मास Na2CO3 का कितना हो जाएगा, जोड़ो, 23 प्लस 23, और CO3 का कितना होता है, 60, तो कितना हो गया, 106। 106 आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 318, तो 31.8 ग्राम। यू गेट 31.8 ग्राम एज द आंसर। 31.8 ग्राम एज द आंसर। ये तो तरीका हो गया, जैसे मेरा तरीका है यूनिटरी मेथड से। दूसरा, आप जैसे नॉर्मली ढूंढते हो क्या, फॉर्मूले से, है ना। तो मोलैरिटी क्या होती है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये रखना होता है आपको। रखो, आपको मास निकालना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, और वॉल्यूम रखना है आपको लीटर्स में। मोलैरिटी दे रखी है क्वेश्चन में 3, है ना, मोलैरिटी क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3। वॉल्यूम कितना है लीटर्स में, 100 ml मतलब 0.1 लीटर, तो मोल्स कितने आ गए, अगेन वही 0.3 मोल्स। 0.3 मोल्स से मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगेन आपको मास आ जाएगा कितना, 31.8 ग्राम। समझ में आ गई बात। तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन को डिकोड करने आना चाहिए, क्योंकि हर बार फॉर्मूला यूज कर पाए आप ये जरूरी नहीं है, मेक श्योर। तो आप इस तरह से डिकोड करा करें। 3 मोलर का क्या मतलब हुआ, 3 मोल्स इन 1 लीटर। तो 1 लीटर में 3 मोल है, तो 100 ml में कितना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यूरिया का 1000 ग्राम लिया, सॉरी 120 ग्राम लिया, और उसको हमने 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया। जो फाइनल सॉल्यूशन बन रही है उसकी मोलैरिटी क्या होगी, सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे रखी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर ml। ट्राई करिए इसको सब फटाफट। इफ पॉसिबल आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, जिससे मैं देख पाऊं कि आप एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू पुट ऑन योर कैमरा। 120 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यू हैव टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। है ना, इसके लिए आपको डेंसिटी दे रखी है 3.33 मोलार। निहारिका इज सेइंग इट्स 3.33 मोलार।
राजेश्वरी सेइंग 2.05 मोलार, मतलब ऑब्वियसली दोनों लोग तो सही नहीं हो सकते हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया। 2.05 and 3.33। नाउ लेट्स सी क्या कह रहा है आपको, कि आपको सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है। अच्छा, मोलारिटी निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, पहले तो एक तो चाहिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यूरिया के तो आपको मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ यूरिया, है ना। और दूसरा आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए टोटल सॉल्यूशन का, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूरिया के मोल्स निकाल लेते हैं ना। तो मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएंगे भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 120 ग्राम, मोलर मास यूरिया का 60। यूरिया का फॉर्मूला सबको पता है ना, यूरिया इट इज NH2CO NH2। NH2 यूरिया क्या होता है, इट इज NH2CO NH2, दिस इज यूरिया। इसका मोलर मास कितना है 60, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 2 मोल्स। तो मोल्स कितने हो गए 2, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, ये हमें चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हमको पता ही नहीं है। सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास दिया है और साथ में सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी हो जाएगा या नहीं। मास, सॉल्यूशन का मास कितना है, ध्यान से समझना। बहुत जो मेन मिस्टेक यहाँ पे बच्चे करते हैं वो क्या है, कि आपको दिया 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम सिर्फ सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का मास कितना होगा 1000 प्लस 120, 1000 सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स सॉल्यूशन। तो ये हो गया सॉल्यूशन का मास, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.12, 1.12। तो आप देखो 1120 डिवाइड बाई 1.12 यानी 1000, 1000 क्या ml, ये आ गया 1000 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1000 ml, तो मोलैरिटी बस हो गया क्लियर। मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं 2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट 2 मोलर। इट इज एग्जैक्टली 2 मोलर। समझ आ गई क्या बात निहारिका, आई होप आपने सॉल्यूशन का मास 1000 ग्राम ले लिया था, इजंट इट। हाँ मैम। समझ में आ गई गलती कहाँ हुई। 1000 ग्राम क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट का मास है, तो आपको सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास लेना है। राजेश्वरी, हाउ डिड यू गेट 2.05? यू कैन अनम्यूट एंड से। कैलकुलेशन गलत है। अच्छा, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दिया आपने। ओके, नाउ इज इट क्लियर, आगे बढ़ जाए। ठीक है, नाउ मोलैरिटी ऑफ आयंस, ये तो हो गया सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। अब अगर कोई सॉल्यूशन में कुछ आयंस पड़ रहे हैं तो आयंस की मोलैरिटी कैसे बताएं, है ना। कोई सॉल्यूशन है, मान लो कोई सब्सटेंस है, मान लो AB है, तो AB को आपने डिसॉल्व किया तो वो सॉल्यूशन में जब गया तो वो आयंस में ब्रेकअप हो गया। तो मान लो AB2 डिसॉल्व हुआ, इट फॉर्म्स A+2 आयन और B- आयंस, इस तरह से आयंस में ब्रेक हो जा रहा है। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, तो क्या हमको आयंस की मोलैरिटी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, उसकी बात कर रहे हैं, मोलैरिटी ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं, है ना। इफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ AB2 इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड, मतलब बोल रहा है कि अगर AB2 का शुरू में 1 मोल 1 लीटर में लिया है तो दैट इज 1 मोलर सॉल्यूशन, और हम मान लिए कि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब पूरी तरह से आयंस में टूट जा रहा है, पूरी तरह से आयंस में टूट जा रहा है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि 1 मोल इन 1 लीटर है। 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। अच्छा, इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है 1 मोल, और इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है 2 मोल्स। तो इसके हर 1 मोल से इसका 1 मोल और इसका कितना बनेगा 2 मोल्स। क्या जब हमने डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हुआ, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है ना, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है। तो ये कितना बना 1 मोल इन 1 लीटर, और ये कितना बना, इसका 1 मोल है 1 लीटर में प्रेजेंट, वॉल्यूम तो वही है। अब सॉल्यूशन में जाने के बाद ये AB2 टूट गया A+2 आयन और B- आयंस में। तो AB2 के 1 मोल से इसका तो 1 मोल बना, इसका कितना मोल बना 2 मोल। तो इसके 1 मोल से ये तो 1 मोल ही रह गया, 1 मोल इन 1 लीटर था, ये भी 1 मोल ही रह गया। लेकिन इसके 1 मोल से B कितना बन रहा है 2 मोल्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल्स इन 1 लीटर। तो आप समझ लो B- आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 2 मोल्स इन 1 लीटर, मतलब 2 मोलर। A+ का आयन कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1 मोलर, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया 1 मोलर, है ना। तो A+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगा, और B- आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 2 मोलर। क्यों, क्योंकि इसके हर 1 मोल से B- के 2 मोल्स बन रहे हैं। इज इट क्लियर, समझ में आएगा। इस तरह से हम मोलैरिटी ऑफ आयंस निकाल सकते हैं किसी सॉल्यूशन में। आप तो देखोगे 1 मोल सब्सटेंस है,
वो सॉल्यूशन में जाकर के कितने कितने आयंस में टूट रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसकी मोलैरिटी बताओगे। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू 500 ml सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट का 53 ग्राम लिया गया है, इसको पानी में डिसॉल्व किया गया है ना, और टोटल सॉल्यूशन, ये जो टोटल दिया है ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो पानी लिया है और 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व किया, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया 500 ml। आपको बताना है मोलैरिटी, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, और उस सॉल्यूशन में Na प्लस आयन और कार्बोनेट आयंस की मोलैरिटी क्या है। अगर हम मान लें कि 100% डिसोसिएशन हुआ है, तो अगर हमने मान लिया कि 100% डिसोसिएशन हुआ है, तो Na प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये आपको बताना है। क्लियर? सबसे पहले तो मुझे बताओ Na2CO3 की मोलैरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 आयन, बताइए। टेल मी क्विकली। भाई आपको बोल रहा है क्या, सोडियम कार्बोनेट 53 ग्राम डिसॉल्व किया, किसमें डिसॉल्व किया, 500 ml सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी अगर सोडियम कार्बोनेट की निकालनी है Na2CO3 की, तो मोल्स कितने हो गए, Na2CO3 का मोलर मास आप जोड़े कितना आ जाएगा 106, तो 53 बाई 106 यानी 0.5 है ना, डिवाइड बाई 500 ml डिवाइड बाई 1000 ml अगेन 0.5, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 1। तो मोलैरिटी Na2CO3 का कितना आ गया 1 मोलर, समझ आ गई बात। तो Na2CO3 सॉल्यूशन इज 1 मोलर। अब आपसे पूछ रहा है Na प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो Na2CO3 के एक मोल से, Na2CO3 का अगर 100% डिसोसिएशन माने, तो Na2CO3 के एक मोल से Na प्लस के कितने आयंस बनेंगे 2, और कार्बोनेट के कितने आयंस बनेंगे CO3 2 माइनस के 1। तो इसके एक मोल से ये कितना बनेगा 2 मोल, और ये कितना बनेगा 1 मोल, है ना। तो Na प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 2 मोलर, क्योंकि ये 1 मोलर है, तो इसका 1 मोल है 1 लीटर में, इसका कितना बनेगा 2 मोल। और कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 मोलर, एक से एक बन रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 1 मोलर। गॉट इट? अच्छा एक चीज और बताओ जरा बिफोर आई प्रोसीड, कि ये जो कंसेंट्रेशन टर्म्स जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये आपके स्कूल में हो चुका है कि नहीं हुआ है अभी तक, लेट मी नो। ये पोर्शन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ये सारी चीजें आपके स्कूल में हो गई हैं अभी कि नहीं हुई हैं, हो गई। ओके, सो आई कैन इंक्रीज माई स्पीड ना, मैं थोड़ा फास्ट हो सकती हूँ यहाँ पे। ओके गुड, ठीक है। नाउ अब मोलैरिटी चेंज ऑन डाइल्यूशन, जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलैरिटी में कैसा चेंज आता है, हाउ डज द मोलैरिटी चेंज, है ना, मोलैरिटी चेंज ऑन डाइल्यूशन। क्या मतलब हुआ पहले समझना। आपसे बोला जा रहा है कि एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है V1, इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम क्या है V1, है ना, और इसका मोलैरिटी कितना है M1। तो एक सॉल्यूशन बना लिया, कोई भी चीज का एक सॉल्यूशन बनाया जिसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम आपको दी हुई है। अब बोल रहा है कि इसको हमने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया मतलब हमने उसमें पानी डाल दिया। तो पानी डालने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, होगा या नहीं। भाई आपने पानी में नमक डाला है ना, तो एक ग्लास पानी में या एक बाल्टी पानी में आपने 1 चम्मच नमक डाला, अब बाद में हमने क्या किया कि उसमें और पानी डाल दिया, तो अब कंसंट्रेशन चेंज तो हो जाएगा ना। तो वही पूछ रहा है कि जब पानी डाल दिया तो अब इसका वॉल्यूम तो चेंज हो गया, पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में इसका वॉल्यूम हमने पानी डाल दिया तो चेंज हो जाएगा, मान लो इसका वॉल्यूम होगा V2। तो जब इसका वॉल्यूम हम चेंज कर रहे हैं तो क्या इसकी मोलैरिटी भी चेंज होगी, होगी तो कितनी होगी, इसका फाइनल मोलैरिटी अगर M2 है तो वो M1 से कैसे रिलेट होगी, हाउ डज द मोलैरिटी चेंजेस ऑन एडिशन ऑफ वाटर। तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे क्या मोलैरिटी चेंज होगी, होगी तो कैसे निकालेंगे, समझ आ गई बात, होगी तो कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2, याद कर लेते हैं हम। M1V1 इक्वल टू M2V2, इनिशियल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। कैसे आया ये समझने की बात है, हाउ डज इट कम्स, कैसे आया फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है कि कैसे आया, समझना। शुरू में इसकी जो मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, मैं पूछूं इसमें कितने मोल्स डिसॉल्व किए, तो हमको पता है क्या, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना। तो अगर मैं यहाँ से मोल्स निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, कह सकते हैं या नहीं। तो मैं शुरू बोलूं कि इसमें शुरू में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, इनिशियल मोल्स ऑफ सोल्यूट Ni
कितना हो जाएगा m1 इंटू v1। एग्रीड और नॉट? शुरू में कितने मोल्स है m1 इंटू v1। अब इसमें पानी डाल दिया तुमने, क्या किया पानी डाल दिया। अब जब इसमें तुमने पानी डाल दिया तो आपने क्या डाला, सिर्फ पानी डाला, सोल्यूट तो डाला नहीं। आप सोल्यूशन को क्या कर रहे हो, सिर्फ डाइल्यूट कर रहे हो, यू आर जस्ट डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन। आपने सोल्यूट तो डाला नहीं, तो सोल्यूट डाला नहीं तो सोल्यूट के मोल्स तो चेंज हुए नहीं, तो फाइनल मोल्स जो सोल्यूट के हैं एन फाइनल वो तो चेंज नहीं हुए, है ना। अच्छा, आपने जब पानी डाल दिया तब इसका कंसंट्रेशन भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो एनीवेज फाइनल अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वो भी क्या है m2v2। और इस पूरे प्रोसेस में हमने सॉल्यूट तो ऐड किया नहीं है, यानी इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स क्या होंगे बराबर, यानी n1v1 विल बी इक्वल टू m2v2। इसलिए आपका ये फॉर्मूला आता है m1v1 इक्वल टू m2v2। समझ में आई बात? हम याद तो कर लेते हैं कि m1v1 इक्वल टू m2v2 कैसे आया भाई, डाइल्यूशन के प्रोसेस में हमने सोल्यूट डाला ही नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया है, जिसके कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम क्या हुआ चेंज हुआ। तो इनिशियली सोल्यूट के मोल्स कितने थे m1v1, फाइनली सोल्यूट के मोल्स कितने हुए m2v2, क्योंकि सोल्यूट डाला नहीं तो इनिशियल और फाइनल मोल्स सोल्यूट के क्या है बराबर है, इसलिए m1v1 इक्वल टू m2v2। समझ में आ गई बात? वहां से आता है एक्सप्रेशन m1v1 इक्वल टू m2v2। ये मैंने लिख दिया, आप नोट्स यहाँ पे पीडीएफ भेजूंगी तो मैं वहां से नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। 0.2 मोलर 100 ml HNO3 solution, 0.2 मोलर 100 ml HNO3 solution is diluted and 100 ml water, है ना। 0.2 मोलर 100 ml HNO3 का सोल्यूशन है, उसको डाइल्यूट कर दिया। कैसे डाइल्यूट किया, 100 ml वाटर से। जो फाइनल सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन, बताइए। 0.2 मोलर 100 ml सोल्यूशन है, उसको डाइल्यूट कर दिया तो उसकी फाइनल मोलरिटी क्या होगी, टेल मी क्विकली। आंसर्स नहीं आ रहे हैं। क्या बोल रहा है आपको, इनिशियल मोलैरिटी दे रखी है 0.2, इनिशियल वॉल्यूम भी दे रखा है 100 ml, m1v1 इक्वल टू m2v2 ने निकाल ही लिया है। फाइनल मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा ये बताओ, व्हाट वी हैव टू प्लेस एट फाइनल वॉल्यूम। निहारिका has given आंसर 0.1 मोलर, करेक्ट, वेरी गुड, है ना। आपसे बोला था 100 ml पहले से सॉल्यूशन था, उसमें 100 ml डाल दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml हो गया, इट इज नाउ 200 ml। समझ में आ गई बात? फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml, तो 200 ml उधर इधर 100 ml, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, तो इट इज 0.1 मोलर। ठीक है, राजेश्वरी इज आल्सो गिवन द आंसर इज 0.1, करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले मिक्सचर्स का कर लेते हैं फिर करते हैं क्वेश्चन, है ना। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, एक मिक्सचर की मोलारिटी कैसे निकालें। मिक्सचर मतलब आपको एक सॉल्यूशन दिया है, उसका कंसंट्रेशन उसका वॉल्यूम दिया है, एक दूसरा सॉल्यूशन दिया है, उसका कंसंट्रेशन उसका वॉल्यूम भी दिया है। अब उन दोनों सॉल्यूशंस को मिला दिया तो फाइनल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करें, है ना। हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें सोल्यूट के n1 मोल्स हैं, n1 मोल्स हैं, इसकी मोलैरिटी दे रखी है, इसकी वॉल्यूम दे रखी है। एक सॉल्यूशन 1 इसकी मोलैरिटी दिया है, उसका वॉल्यूम भी दिया है, इसमें n1 मोल्स हैं सोल्यूट के, है ना। n1 कितना होगा m1 इंटू v1, पता है हमें। एक दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसमें सोल्यूट के n2 मोल्स हैं, इसकी मोलैरिटी कितनी है m2 और v2, तो n2 की वैल्यू कितनी होगी m2 इंटू v2। ठीक है, अब बोल रहा है कि m1 मोलर सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम v1 है, m2 मोलर सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम v2 है, इन दोनों को मिक्स किया, एक कंटेनर लिया बड़ा, इसमें दोनों को मिला दिया। अब जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, v1 और v2 मिला दिया आपने, मिला दिया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा v1 प्लस v2। अब बोल रहा है कि जो मिक्सचर है उसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, उसकी मोलैरिटी बताओ। समझ में, मिक्सचर की क्या बतानी है आपको, मोलैरिटी बतानी है। कैसे बताएं, है ना। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने इसको और इसको दोनों को इसी कंटेनर में डाला, फाइनल वॉल्यूम तो हो गया v1 प्लस v2। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम आपको, फाइनल अगर मिक्सचर का मोलैरिटी निकालना है तो मतलब टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम लिखना है। तो टोटल वॉल्यूम तो आपको पता चल गया v1 प्लस v2, टोटल मोल्स कहाँ आएगा, सोल्यूट के मोल्स इस सॉल्यूशन से आ रहा है और इस सॉल्यूशन से आ रहा है,
इस सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स कितने हैं? M1V1, है ना। इस सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स कितने हैं? M2V2। दोनों सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल्स पता है, पहले सॉल्यूशन में M1V1, दूसरे सॉल्यूशन में M2V2। तो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? M1V1 प्लस M2V2। टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? M1V1 प्लस M2V2, है ना। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2। तो फाइनल जो आपके पास इक्वेशन बनेगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। हम क्या करते हैं, मोस्टली इसको याद कर लेते हैं कि M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। याद नहीं करना है, बात को समझ लीजिए, क्योंकि जब हम याद करते हैं तो याद करेंगे तो उसको भूलने के भी चांसेस होते हैं। जब हम बातों को समझ जाते हैं तो वहां पे भूलने के चांसेस नहीं होते हैं, है ना। वी डोंट फॉरगेट इट देन। तो आप इसको समझ लीजिए भाई। फाइनल मिक्सचर का मोलैरिटी कैसे आया? इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम विल गिव फाइनल वॉल्यूम, है ना। अब आपको क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरह का, 0.2 मोलर 100 ml HCl is mixed with 0.1 molar 300 ml HCl. 0.2 mol 100 ml HCl is mixed with 0.1 मोल 300 ml HCl। आपको फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है। तो बहुत स्ट्रेट है, आपको M1 V1 M2 V2 दिया हुआ है ना। M ऑफ मिक्सचर बताना है, मिक्सचर का मोलैरिटी बताना है। तो M1 कितना है? 0.2 इंटू 100 ml, है ना, प्लस 0.1 इंटू 300 ml डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 400 ml। बस आ गया आंसर, है ना। अच्छा, नॉर्मली आप वॉल्यूम किस में लिखते हो? मोल्स निकालना है तो लीटर्स में लिखना है, यहाँ पे मैंने ml में लिख दिया है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो आया मिलीमोल्स आया, ये जो आया मिलीमोल्स आया, नीचे आपने वॉल्यूम भी किस में लिया है? ml में लिया है, तो कैंसिल होकर के आपको मोलैरिटी मिल जाएगी, है ना। अगर दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड अगर वॉल्यूम टर्म आ रहा है ml में, या ऊपर नीचे दोनों साइड वॉल्यूम टर्म आ रहा है ml में, तो फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वॉल्यूम का टर्म एक बार ही आ रहा है ना, ऊपर या नीचे, तो फिर आप डेफिनेटली उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तभी वो आपको मोल्स देगा, नहीं तो मिली मोल्स आएगा। समझ आ गई बात, है ना। तो यहाँ पे भी हम 100/1000, यहाँ पे 300/1000, यहाँ 400/1000 करते तो 1000 क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ऊपर मिली मोल्स आ गए, नीचे ml आ गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू गेट द आंसर। अब ये क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करिए सर। आई नीड आंसर फ्रॉम योर साइड। सॉल्व करें इसको। Calculate the final concentration of solution after 250 ml 0.5 molar NaOH solution and 500 ml 4 molar NaOH solution are combined and diluted to 2 liters with water। यहाँ पे दोनों काम कर दिया हमने, डाइल्यूट मतलब कंबाइन भी कर दिया, मिक्स भी कर दिया, और मिक्स करने के बाद हमने क्या किया? उसको डाइल्यूट भी कर दिया है। मिक्सिंग एज वेल एज डाइल्यूशन, तो दोनों कॉन्सेप्ट से यहाँ मिला दिया। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो यहाँ पे आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद ओवरऑल जो सॉल्यूशन बना उसको डाइल्यूट भी कर दिया, और फिर आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। समझ आया है नहीं? आपके पास दो सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन है 250 ml 0.5 मोल है NaOH। तो पहले सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ NaOH अगर मैं निकालूं, फर्स्ट सॉल्यूशन में NaOH के कितने मोल्स हैं, है ना। तो 250 ml है 0.5 मोलर, तो 0.5 इंटू 250 ml, ये कितना आएगा? मिली मोल्स में आ जाएगा। दूसरे सॉल्यूशन में, NaOH के कितने मोल्स हैं? कितना है? 4 मोलर, है ना, 4 मोलर और 500 ml।
तो 4 इंटू 500 ml। ये तो आगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये क्या आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट। पहले सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स, पहले वाले सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स 0.5, दूसरे वाले सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल 0.5 इंटू 250, दूसरे वाले में 4 इंटू 500। ये मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया, एक्चुअली मिली मोल्स है, एक्चुअली क्या है मिली मोल्स। ठीक, तो अगर आपको एम ऑफ मिक्सचर निकालना है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो टोटल मोल्स कितने हुए 0.5 इंटू 250 प्लस 4 इंटू 500, ये क्या आ गए मिलीमोल्स, टोटल मोल्स। अब बात आती है टोटल वॉल्यूम की, क्योंकि हमने मिक्स करने के बाद क्या किया, उसको डाइल्यूट भी तो किया है। तो अब डाइल्यूट किया है, तो डाइल्यूट किया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया। अब आप क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान से देखना, टोटल वॉल्यूम क्या लिखे हैं यहाँ पे, फटाफट आंसर में सिर्फ ये बताओ कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या लिखे नीचे। प्रोजेक्टर टेल मी, टोटल वॉल्यूम कितना लिखना है हमें। टू फिफ्टी प्लस 500, प्रोजेक्टर इज सेइंग 250 प्लस 500 दैट इज 750। निहारिका आप बताओ टोटल वॉल्यूम कितना लिखेंगे। निहारिका, राजेश्वरी, टोटल वॉल्यूम कितना लिखेंगे। आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स, फटाफट बोले तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यू कैन अनम्यूट एंड टेल, नो नीड टू राइट, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। 0.75 लीटर्स प्लस 2 लीटर्स, राजेश्वरी ने बोला 0.75 लीटर प्लस 2 लीटर। और निहारिका, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तेजस, AIS, आप लोग भी बोलिए टोटल वॉल्यूम क्या लिखें। आई एम नॉट सेइंग कि एनीवन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। बताओ। नहीं बता रहे हैं, मे बी प्रोजक्ता में भी करेक्ट हो सकता है, राजेश्वरी भी सही हो सकता है दोनों ही गलत हो। दोनों सही तो नहीं हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है दोनों सही ना हो। नहीं बता रहे हैं, चलो देखो इधर। सो फॉर हियर अभी तो फिलहाल जो दो आंसर्स आए हैं दोनों ही गलत हैं। आप ध्यान से समझना क्या हो रहा है यहाँ पे। आपसे क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, एक कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन 1 है, दूसरा कंटेनर है इसमें सॉल्यूशन 2 है, इन सबको मिला दिया, इसको डाल दिया इसमें, इसको भी डाल दिया इसमें, और इसके अलावा इसमें डाइल्यूट भी किया है, मतलब अलग से पानी भी डाला है। यही तो मतलब हुआ, यही तो पिक्चर बन रहा है कि हमने सॉल्यूशन 1 डाल दिया, सॉल्यूशन 2 डाल दिया और बाद में पानी भी डाल दिया। पानी कितना डाला, इस स्टेटमेंट को पढ़ना ध्यान से। कंबाइंड एंड डाइल्यूटेड 2 लीटर्स, मतलब 750 ml, इन दोनों को मिलाकर के तो 750 ml हो गया। इसके बाद इसमें पानी डालना शुरू किया, कितना पानी डाला, जब तक सॉल्यूशन 2 लीटर ना हो जाए। डाइल्यूटेड 2 लीटर्स, मतलब डाइल्यूट किया, कब तक डाइल्यूट किया, टिल द वॉल्यूम बिकम्स 2 लीटर्स। तो 750 ml तो ये था, साथ में पानी डाला, कब तक डाला, जब तक टोटल वॉल्यूम भी टोटल कितना हो जाए 2 लीटर्स। मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर्स, यानी 2000 ml। यहाँ पे हमने ml में रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे भी ml में रख दिया। अगर इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट किया होता तो इसको भी मैं लीटर में 2 लीटर्स लिख देता हूँ। समझ में आ गया लैंग्वेज। इट इज weakened, इट इज डाइल्यूटेड टू 2 लीटर्स। अब यही क्वेश्चन में लिखा होता है कि एंड डाइल्यूटेड बाई 2 लीटर्स, एंड डाइल्यूटेड बाई 2 लीटर वाटर, तो क्या मतलब होता कि 750 ml तो पहले से प्रेजेंट था, 2 लीटर और पानी डाल दिया। लैंग्वेज समझ में आ रहा है। डाइल्यूटेड 2 लीटर्स एंड डाइल्यूटेड बाई 2 लीटर्स में डिफरेंस क्या है। इसमें लिखा है डाइल्यूटेड टू 2 लीटर्स, यानी 2 लीटर तक डाइल्यूट किया है उसको। तो 750 ml था, पानी डालना शुरू किया, कब तक डाला, जब तक टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए 2 लीटर्स, है ना। और यही लिख दिया होता डाइल्यूटेड बाई 2 लीटर्स, तो 750 ml प्लस 2 लीटर और हो जाता। समझ आ गई क्या बात। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जहां पे आपको डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला या मिक्सिंग वाला फॉर्मूला अलग अलग
आप अप्लाई करोगे तो काम नहीं होगा, लंबा हो जाएगा। या तो आप मिक्सिंग पे पहले उसको अप्लाई करके मिक्सचर का आप निकालते और उसके बाद फिर डाइल्यूशन पे उसको अप्लाई करते, 2 बार यूज करते। यहाँ एक बार में डायरेक्टली आपका आ गया भाई, टोटल मोल्स मिक्सचर में कहां से आ गए, दोनों सॉल्यूशन से आए, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2000 ml। बस इसको सॉल्व कर लो, यू गेट द आंसर, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.0625, 1.0625 मोलार। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? बढ़े आगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 ml 4 मोलर HCl टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हुए मोल वाले क्वेश्चन है ये, है ना। मोल के वो क्वेश्चन जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज आएगा, ठीक है। मतलब रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टोइकोमेट्री की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पर यहाँ पे मोलर वाला टर्म आया है जो हमने अभी सीखा है, इसलिए अब यहाँ से इसको डिकोड करेंगे, ठीक है। तो व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 ml 4 मोलर HCl टू प्रोड्यूस CaCl2। मतलब यहाँ जो रिएक्शन बनने वाला है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराना है किसके साथ, HCl के साथ, और आपको मिलना क्या चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। कैल्शियम क्लोराइड प्लस साथ में H2CO3, जो कि क्या दे देगा, H2O प्लस CO2। एनीवेज बैलेंस करें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो रहा है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका तो आप मास बताओ, इसका मास बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास लेंगे जो HCl के 25 ml 4 मोलर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके पूरी तरह से कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दे। समझ आ गई क्या बात, क्वेश्चन समझ में आया कि कितना मास कैल्शियम क्लोराइड का 25 ml 4 मोलर HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। तो आपको क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला बात करना है। नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दिस। या फिर ऐसे कर लो कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके 2 से इसका 1, तो इसके जितने मोल्स होंगे उससे ये कितना लगेगा ये दिखा लो, ठीक है। तो अब समझना, पहले जो क्वेश्चंस दे रहे थे उसमें आपको HCl के मासेस दे रहे थे या मोल्स दे रहे थे, और आपको इसका मास या मोल्स निकालना था। यहाँ पे आपको इसका डायरेक्टली मास या मोल नहीं दे करके इसका वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। तो अगर 4 मोलर सोल्यूशन है HCl का 25 ml, तो इसमें HCl का मोल कितना होगा, मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा, मोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, हमको पता है मोलैरिटी कितनी है 4, वॉल्यूम कितना है 25/1000, लीटर्स में रखना है वॉल्यूम, तो कितने मोल्स आ गए 0.1। HCl के कितने 0.1 मोल। समझ आ रहा है क्या बात, HCl के कितने मोल्स हो गए 0.1 मोल। तो 4 मोलर 25 ml HCl का मतलब सीधे सीधा क्या हुआ कि 0.1 मोल HCl लिया है। तो अगर 0.1 मोल HCl लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स, समझना, इसके 2 के साथ इसका 1, तो इसके 0.1 के साथ इसका कितना, कैल्शियम कार्बोनेट का 0.05, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया 0.05। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा 0.05 इंटू मोलर मास 100, कितना आ जाएगा 5 ग्राम्स। तो 5 grams of calcium carbonate will be required to react with 25 ml 4 molar HCl solution। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, चेक कर ले, कहीं कोई कंफ्यूजन है, इज इट ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 ml HCl। आपको क्या करना है भाई, हमने इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम से इसका मोल्स निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया तो इसके मोल्स को इक्वेट करके इसके मोल्स निकाल लेंगे स्टोइकोमेट्री को ध्यान में रखते हुए, मोल्स निकल जाएंगे तो मास भी आ जाएगा, है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो आपको पढ़ना है दैट इज मोलैलिटी। एक बार मोलैलिटी भी पढ़ ले, फिर मोलैरिटी और मोलैलिटी को मिक्स करके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट वी हैव टू सी इज मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस है ना। मोलैरिटी और मोलैलिटी दो अलग अलग टर्म्स हैं। एक बार मैंने क्लास में पूछा था बच्चों से कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस होता है ना। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि मैम जब नॉर्मल बच्चा बोलता है तो मोलैरिटी बोलता है, जब कोई तोतला बोलता बच्चा बोलता है तो उसको मोलैलिटी बोलता है। सही है क्या ये डिफरेंस? तोतला समझते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं र को ल बोलते हैं, सुना है आपने, छोटे बच्चे र को ल बोलते हैं,
तो मोलैरिटी नहीं बोल पाएंगे, वो क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। समझ आई बात? चलो खैर, मोलैलिटी क्या होता है? व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या है, सॉल्वेंट का मास है। सॉल्वेंट का मास है। अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखे हैं, उन सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में न्यूमरेटर में हम सोल्यूट का क्या रख रहे थे, मास रख रहे थे, वॉल्यूम रख रहे थे, मोल्स रख रहे थे, जो भी रख रहे थे सोल्यूट का रख रहे थे। और नीचे के साइड में हम जो भी ले रहे थे, वॉल्यूम ले रहे थे या मास ले रहे थे, वो किसका ले रहे थे, सॉल्यूशन का ले रहे थे। मोलैलिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहां पे आपको सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का मास लेना है। सॉल्वेंट का मास लेना है, वो भी किसमें, केजी में। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by mass of solvent, not solution, mass of solvent in kg, moles of solute divided by mass of solvent in kg. This is what is called as molality. तो यहाँ पे सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेंट का मास लेना है किलोग्राम में। मोलारिटी में क्या था, ऊपर तो सेम था मोल्स ऑफ सोल्यूट, पर नीचे वहां था वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम। वहां वॉल्यूम लिया था सोल्यूशन का, यहाँ मास ले रहे हैं किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, मास ले रहे हैं सिर्फ सॉल्वेंट का। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 3m। मोलारिटी को एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एम से, मोलालिटी लिखते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम से इट इज रिप्रेजेंटेड एज मोलालिटी। ठीक है, तो अब आपसे बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 3 मोलार। 3 मोलाल है ना। 3 मोलाल का क्या मतलब हुआ, आप इसको डिकोड करो। 3 मोलाल का क्या मतलब हुआ, 3 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। 3 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 kg वाटर, यानी 1 किलो पानी लिया आपने, 1 किलो पानी में आपने HCl के 3 मोल्स डाल दिए। 1 किलो पानी में आपने HCl के 3 मोल्स डाल दिए, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 3m, 3 मोलाल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोलालिटी जो है किसी सॉल्यूशन का, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मोलालिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों बोलते हैं इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्यों बोलते हैं इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? भाई मोलालिटी में ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या है, मास। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से ना तो नंबर में फर्क पड़ता है, ना ही मास में फर्क पड़ता है। क्या चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। तो वो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, दैट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। वो टेम्परेचर के साथ चेंज होंगे। लेकिन वो टर्म्स जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे मोलालिटी, मोलालिटी में ना ऊपर वॉल्यूम है ना नीचे वॉल्यूम है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी आप इंडिया में मेजर करो, या उस सॉल्यूशन की मोलालिटी आप स्विट्जरलैंड में मेजर करो, मोलालिटी क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन मोलारिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पे वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ आ गई बात, मोलारिटी वोंट चेंज, मोलारिटी विल चेंज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या है, 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया, 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज डिजोल्व्ड इन 100 ml। 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज डिजोल्व्ड इन 100 ml solution. Find molality of solution if density is 1.2 gram per ml। 8.5 ग्राम अमोनिया डिजोल्व है कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में, है ना। आपको मोलालिटी बतानी है, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, बताइए आंसर। आप फ्रैक्शन में बता सकते हैं मुझे, फ्रैक्शन में बता सकते हैं, करिए तो सॉल्व इसको। अमोनिया 8.5 ग्राम लिया है, 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व्ड है ना। टोटल 100 ml सॉल्यूशन है जिसमें 8.5 ग्राम अमोनिया है। आपको सॉल्यूशन की मोलालिटी बतानी है। You can give me answer in fraction। बताइए।
करें सॉल्व? आपको क्या बोल रहा है? मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो ये समझो। आपको तो सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ यूरिया, और दूसरा क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी का मास चाहिए, कितना पानी है, यही रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो मोल्स ऑफ यूरिया की बात कर ले। यूरिया के कितने मोल्स होंगे? सॉरी, यूरिया नहीं है, सॉरी, इट्स अमोनिया। क्वेश्चन में यूरिया नहीं बोला है, अमोनिया बोला है। मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इट्स नॉट यूरिया, इट्स अमोनिया। मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के कितने मोल्स? अमोनिया मतलब NH3, इसके कितने मोल्स हैं भाई? 8.5 डिवाइड बाई 17, दैट इज 0.5 मोल्स। ये तो ठीक है ना? मोल्स ऑफ अमोनिया कितना हो गया? 0.5 मोल। अब 0.5 मोल अमोनिया डिजोल्व है कितना? 100 ml सॉल्यूशन में। अच्छा, सॉल्यूशन का हमको चाहिए सॉल्वेंट का मास। हमको चाहिए सॉल्वेंट का मास। आपको क्या दिया है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया और साथ में डेंसिटी भी दिया है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया और डेंसिटी भी दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा भाई? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। डेंसिटी दिया है 1.2, तो कितना हो गया? 1.2, 120, है ना, 120 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 120 ग्राम। अच्छा, यहाँ पे हमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए क्या? नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। किसी ने आंसर दिया 4.17। ठीक है, चेक करते हैं, है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का मास तो 120 ग्राम हो गया। सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? 120 माइनस सोल्यूट का मास 8.5, ये कितना हो गया? 111.5 ग्राम्स। ये कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बस अब मोलैलिटी के लिए हमको करना क्या है? मोल्स ऑफ यूरिया कितना है? 0.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 111.5 ग्राम में। हमको किसमें रखना है? केजी में। तो डिवाइड बाई 1000, तो ऊपर चला जाएगा 1000। तो कितना हो जाएगा? 500 डिवाइड बाई 111.5। दिस इज मोलैलिटी। 500 divided by 11.5, that is nearly 4.48. राजेश्वरी सेइंग 4.17। डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, शायद कुछ कैलकुलेशन एरर होगा, है ना। तो नियरली 4.5 के आसपास आना चाहिए, है ना। 4.17। 500 बाई 111.5 आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से आपने 500 बाई 120 कर दिया सीधे, इजंट इट राजेश्वरी? 500 बाई 120 कर दिया क्या सीधे? ओके, ठीक है। बस ध्यान रखना है आपको कि आपको सॉल्यूशन का मास नहीं रखना है, मोलालिटी में क्या रखना है? मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है। तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करोगे एंड देन यू गेट द आंसर एज नियरली 4.5, आप कह सकते हो। ठीक है, एग्रीड? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे बोला जा रहा है कि 49% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है H2SO4 का। H2SO4 का एक सॉल्यूशन रखा हुआ डब्बे में, उस पर टैग लगा हुआ है कितना? 49% वेट बाय वेट। अब और आपको क्या दिया है? सॉल्यूशन की डेंसिटी बता दी गई है। आपसे बोल रहा है आप उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी भी बताओ और मोलैलिटी भी बताओ। यू टेल द मोलैरिटी एज वेल एज मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। मोलैरिटी भी बताना और मोलैलिटी भी बताना है। ठीक है, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है। वेट बाई वेट भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जैसा मैंने बताया कि आप डिकोड करोगे 49% वेट बाई वेट का क्या मतलब होता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। उस डाटा से आप मोलैरिटी और मोलैलिटी की जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको गेन करिए एंड प्लेट इट इन द फॉर्मूला, यू गेट द आंसर। करिए, कोशिश करिए तो जरा, मोलैरिटी और मोलैलिटी बताना है। 49% वेट बाई वेट सोल्यूशन है H2SO4 का। डेंसिटी भी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। टेल मी मोलैरिटी एज वेल एज मोलैलिटी, बताइए।
आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. 49% वेट बाय वेट का क्या मतलब हुआ? डिकोड करें. 49% वेट बाय वेट का मतलब हुआ 49 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो उसमें 49 ग्राम क्या है? H2SO4. इसका ये मतलब हुआ कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो H2SO4 और दूसरा कंपोनेंट क्या है? वाटर. H2SO4 इसमें हो गया 49 ग्राम, तो वाटर ऑब्वियसली कितना हो गया? 51 ग्राम्स. एग्रीड और नॉट? H2SO4 49 ग्राम हुआ तो वाटर कितना हो गया? 51 ग्राम्स. ठीक है. अब ये हमने इस सेंटेंस को तो डिकोड कर लिया. अब मोलारिटी और मोलालिटी दो चीज निकालनी है. मोलारिटी निकालना है मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट. मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट कितना है? 49 ग्राम. तो 49 डिवाइड बाई मोलर मास H2SO4 का 98, ये तो हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट. अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है. सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है किसमें? लीटर्स में. सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है लीटर में. आपको सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है. सॉल्यूशन का मास हमको पता ना, 49 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. 49 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन का हमने मान लिया कि मास 49 ग्राम है. किसका? सोल्यूट का. तो सॉल्यूशन में कितना मानना पड़ेगा? 100 ग्राम. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लो. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी. मास कितना है? 100 है ना. डेंसिटी कितना है? 1.2 ग्राम पर ml. ये किस में आएगा? वॉल्यूम आपका आ जाएगा. ठीक है. अब रख लो. वॉल्यूम किस में आ गया? ये ml में आएगा. 100 डिवाइड बाई 1.2 ml में आएगा ये, है ना. फिर डिवाइड बाई 1000. तो ये आ गया आपका आंसर. किसका? मोलारिटी का. आया क्या आंसर? समझ आया हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना. और नीचे आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का आपको मास पता है 100 ग्राम. सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? भाई मास बाई डेंसिटी. मास कितना है? 100 ग्राम. डेंसिटी क्या है? 1.2 ग्राम पर ml. तो यहाँ पे वॉल्यूम किस में आएगा? ml में. ml में आएगा तो हमने क्या किया? 1000 से डिवाइड किया, 1000 ऊपर चला गया. तो दिस इज द आंसर फॉर मोलैरिटी. ठीक है. अब मोलालिटी की बात करें, है ना, इसको सॉर्ट आउट कर लेना. मोलालिटी की बात करें तो मोलालिटी क्या है? अगेन मोल्स ऑफ सोल्यूट. 49/98 दैट इज 0.5 हो जाएगा आपका. ठीक है. अब नीचे क्या लिखना है आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है. सॉल्वेंट कितना है? वाटर कितना है? 51 ग्राम. 51 ग्राम. तो 51 डिवाइड बाई 1000. ये आ गया मोलालिटी. तो मोलारिटी भी आ गया और मोलालिटी भी आ गया. मोलारिटी आ जाएगा आपका 6 मोलर, मोलालिटी आ जाएगा 9.8 मोलर. है ना. इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 दिख रहा है क्लियरली. ये 0.5 है. ये ऊपर जाएगा और ऊपर क्या है? 1000 है ना. तो ये कितना आ जाएगा? ये तो आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा आपका? नियरली 10 के आसपास आएगा. 9.8 मोलर. क्योंकि ये कितना है? ये 0.5 है और ये कितना है? 51. है ना. 50 होता तो 10 आ जाता. ये 51 है इसलिए थोड़ा सा कम आएगा. कितना आ रहा है? 9.8 मोलर. समझ आ गया बात? डिड यू गेट द मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन? समझ आ रही बात? कैसे सॉल्व करेंगे? जो डाटा दिया है पहले उसको डिकोड करेंगे, उसका मतलब क्या हुआ. उसको डिकोड करके मैक्सिमम जितना इंफॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं वो सब निकाल लेंगे. हमारी जो रिक्वायरमेंट उसमें क्या क्या चीजें चाहिए वो कहीं ना कहीं उसी इंफॉर्मेशन से निकल के आना है. वैल्यूज को प्लेस करिए, यू गेट द आंसर. बढ़ जाए आगे. कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें. इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को आपस में चेंज करते हैं. निहारिका, समझ आ गई बात? टेल मी क्विकली.
समझ आ गई? ओके नाउ ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, होप आपने किया होगा, एक बार देख कर देख लेते हैं फिर से। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी ए कार्सिनोजन इन नेचर। ये इतने लाइन का तो कुछ क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे स्टेटमेंट का, कि एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है, उसमें कंटामिनेशन है क्लोरोफॉर्म का, और क्लोरोफॉर्म क्या होता है? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस, है ना? जिन सब्सटेंसेस से कैंसर होता है, कैंसर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। तो क्लोरोफॉर्म क्या है? कार्सिनोजन है। यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका कोई लेना देना नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है बस। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm, 15 ppm बाई मास। यानी पानी में जो क्लोरोफॉर्म का कंटेमिनेशन है वो कितना है? 15 ppm बाई मास। 15 ppm बाई मास को आप डिकोड करो तो आप क्या लिखोगे? 15 ग्राम CHCl3 इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। इस तरह से हमने इसको डिकोड किया, है ना? 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें क्लोरोफॉर्म कितना है? 15 ग्राम। दिस इज हाउ वी डिकोड दिस स्टेटमेंट 15 ppm को। अब आ गया। अब आपको बोलना परसेंटेज बाई मास। ए पार्ट क्या बोल रहा है कि इसी 15 ppm को वेट बाई वेट में बताओ, वेट बाई वेट में बताओ, है ना? तो वेट बाई वेट परसेंट बताना है तो क्या करना पड़ेगा? वेट बाई वेट परसेंट। पीपीएम क्या है? 1 मिलियन ग्राम में कितना है, और वेट बाई वेट परसेंट मतलब 100 ग्राम में कितना है ना? तो 10⁶ ग्राम में 15 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? तो 15 डिवाइड बाई 10⁶ इंटू 100, ये तो हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 इंटू 10⁻⁴, 15 इंटू 10⁻⁴, है ना? ये क्या आ जाएगा? वेट बाई वेट परसेंट। 15 बाई इंटू 10⁻⁴, ये वेट बाई वेट परसेंट आ गया। ठीक। दूसरा आपसे बोला मोलालिटी बताओ। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या आ गया? मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यही रखना है हमको, किसमें? केजी में। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? 15 ग्राम। मोलर मास सोल्यूट का दे रखा है कि आप 120 ही मानिए, होगा कुछ भी, पर यहाँ पे दे रखा है जो, उसको चुपचाप मान लेना है। अगर डेटा दिया है तो जो डेटा दिया आपको वही यूज करना है। बहुत बार कैलकुलेशंस आपके इजी हो जाए इसलिए डेटा को थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करके दे देता है। तो अगर डेटा दिया है कि 120 मानिए तो आप 120 ही मानेंगे, फिर वहां दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्लोरोफॉर्म का कुछ और होता है। ठीक है? तो अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास मैंने बताया था कि जब पीपीएम या पीपीबी हो तो सॉल्यूशन का मास और सॉल्वेंट का मास आप सेम मान सकते हो कि 10⁶ में से या 15 ग्राम घटा भी दोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 10⁶ ग्राम है, तो केजी में कितना हो जाएगा? 10⁻³ यानी 1000। बस ये आ गया क्या? इसका मोलैलिटी। ये क्या आ गया? इसका मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हो जाएगा 15 बाई 120 डिवाइड बाई 1000, और वेट बाई वेट करना है तो भाई 10⁶ में इतना है तो 100 में कितना होगा ये बता दो, तो दैट इज परसेंटेज बाई वेट। ठीक है? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। क्लियर? आगे बढ़ जाएं? ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने आपको दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बता दिए। कौन कौन से बता दिए? मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब लास्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको पढ़ना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए, नॉर्मेलिटी पढ़ने के पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट मास, ये दो टर्म्स की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट मास, ये दो टर्म्स जब आपको क्लियर होंगे, ये दो टर्म्स जब आपको क्लियर होंगे तब हम नॉर्मलिटी पे पहुंच पाएंगे, है ना? तो पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। और ये दो टर्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर के हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना? रिडॉक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। बेसिकली जब टाइट्रेशन पढ़ेंगे आप, आयोनिक इक्विलिब्रियम के एंड में मैं आपको टाइट्रेशन पढ़ाऊंगी, वहीं पे एसिड बेस टाइट्रेशन भी और रिडॉक्स टाइट्रेशन, हर तरह के टाइट्रेशन वहीं पढ़ेंगे। तो जब टाइट्रेशन के क्वेश्चंस करते होते हैं तो वहां पे टाइट्रेशन के क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, है ना, दो स्टेप्स में हो जाते हैं, एक दो स्टेप्स में हो जाते हैं। अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो मेक श्योर ग्राम इक्विवेलेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, है ना? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी अटक रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके या फिर अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जब ये क्लियर होगा तो आप टाइट्रेशन के क्वेश्चंस में कभी नहीं अटकोगे, है ना? तो टाइट्रेशन के क्वेश्चंस में बहुत स्मूथली निकल जाएंगे। नहीं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स में अटकेंगे तो फिर आप वहां फिर अटकते ही रहेंगे, और फिर वही क्वेश्चन जो एक दो स्टेप में हो सकता है उसको आप 5 6 7 स्टेप में करोगे।
फिर आपकी कैलकुलेशंस क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है ना। एनीवेज, ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड इक्विवेलेंट मास। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, सपोज H2SO4 का NaOH के साथ रिएक्शन कराया, Na2SO4 और वाटर, ये एक रिएक्शन है, कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। जब हमने ये बैलेंस इक्वेशन दिखा तो हमको ये पता चला कि 1 मोल H2SO4 का NaOH के हमेशा 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। यानी अगर NaOH और H2SO4 का रिएक्शन कराना है तो हमको 1:2 के रेशियो में लेना पड़ेगा, तभी दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे। अगर आपने रेशियोज गड़बड़ लिया तो कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, दूसरा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो इन रेशियो में इसको रिएक्ट करोगे तो रिएक्शन कंप्लीट होगा, है। वैसे ही अगर आपको बोला जाए कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के हमें अमोनिया बनाना है, तो हमने जब रिएक्शन को बैलेंस किया तो हमको बहुत क्लियरली दिखना है कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के अमोनिया बनाना है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में लेना है। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या बताते हैं कि किस रेशियो में इनको हमें लेना है। तो इसको हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1:3 के रेशियो में हमें लेना है। ठीक है, तो ये दोनों सब्सटेंसेस को हमें 1:3 के रेशियो में लेना है। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं कि NaOH के इतने अमाउंट के साथ H2SO4 का कितना अमाउंट चाहिए, या नाइट्रोजन के इतने ml को हाइड्रोजन के कितने ml के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाए, तो हम क्या करते हैं, एक तरीका होता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से आंसर्स बताएं। ये मोल कॉन्सेप्ट हो गया। इन्हीं क्वेश्चंस को करने का एक दूसरा तरीका होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स के बेसिस पे। सेम यही क्वेश्चंस हम ग्राम इक्विवेलेंट्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, और वहां पे हमको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को ग्राम इक्विवेलेंट्स के बेसिस पे करते हैं तो वहां पे बैलेंसिंग इज नॉट मस्ट। मोल कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको प्रॉपरली बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं पता है। अगर आपने बैलेंसिंग करना भूल गए आप, और आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, है ना, कोई रिएक्शन को बैलेंस करना था और भूल गए, बैलेंस नहीं किया, डायरेक्टली आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, आपका आंसर गलत आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में क्वेश्चन करने का फायदा क्या होता है कि बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होती है ना। पहले हम जरूरत समझते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या है, वो सब समझेंगे। पहले जरूरत तो समझो, क्या जरूरत है इसकी। वही क्वेश्चन जब मोल कॉन्सेप्ट से हो सकता है तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्यों करना है, क्योंकि जब हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वहां पे आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन आपका और सिंप्लीफाइड हो जाता है। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, आप देखना H2SO4 या NaOH के मोल्स बराबर हैं, नहीं, NaOH का 2 मोल H2SO4 के 1 मोल के साथ कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन का 3 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल के साथ कंबाइन करना है। मोल्स के टर्म में इक्वल होंगे जरूरी नहीं है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट सभी रिएक्टेंट्स का बराबर होता है। यानी अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में बोले तो हम बोलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH will combine with 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन will always combine with 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में, ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में हमेशा क्या होंगे, वो बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, हम ये भी लिख सकते हैं ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी, इवन प्रोडक्ट्स भी, प्रोडक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आर ऑलवेज इक्वल। यानी इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ कंबाइन करके इसका 1 और इसका 2 मोल दे रहा है, यानी मोल्स के टर्म में बात कर रहा है तो रिएक्शन को बैलेंस करना है। ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 will combine with 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH to produce 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO4 and 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O। वहां बैलेंसिंग का कोई नीड नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में आपको बैलेंस नहीं करना होता है। समझ आ गई बात। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हम निकालेंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको इक्विवेलेंट मास की। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास समझने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। फिर हम ये भी प्रूफ करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे बराबर आ रहे हैं सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए, और उसके बाद हम चलेंगे नॉर्मेलिटी की तरफ कि नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करना है। गॉट इट? क्या क्या स्टेप्स है हमारे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास है मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। इक्विवेलेंट मास निकालना किसी सब्सटेंस का, क्या करेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है, वैलेंसी फैक्टर, इसको बहुत बार एन फैक्टर भी बोलते हैं। एक्स लिखा होता है कहीं कहीं, एन लिखा होता है कहीं, वैलेंसी फैक्टर लिखा होता है ना। तो मोलर मास, जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकालना है उस सब्सटेंस का मोलर मास और डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर एक्स, है ना। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, वैलेंसी फैक्टर क्या है, जैसे अगर कोई एसिड है ना, कोई एसिड है, तो कोई एसिड कितने H+ आयंस निकाल सकता है, कोई एसिड कितने H+ आयंस निकाल सकता है, वो क्या होता है उस एसिड का वैलेंसी फैक्टर, है ना। तो इक्विवेलेंट फॉर मास फॉर एसिड इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब कितने H+ आयंस वो रिलीज कर सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं H2SO4, तो H2SO4 कितने H+ आयंस रिलीज कर सकता है, 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। जैसे
तो इसका वैलेंसी फैक्टर अगर 2 हो गया तो इक्विवेलेंट मास H2SO4 का क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 यानी 49, है ना। तो इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर एसिड्स के लिए क्या होगा, कितने H+ आयंस वो रिलीज कर सकता है। तो ये 2 H+ आयंस रिलीज कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, इसलिए इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 49। HCl कितने H+ रिलीज कर सकता है, 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम। इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl विल बी सेम, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं H3PO4, H3PO4 कितने H+ आयंस रिलीज कर सकते हैं, तो H3PO4 जो है वो 3 H+ आयंस रिलीज कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4 1 2 3, 3 H+ आयंस रिलीज कर सकते हैं, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 3, दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। फिर आपको बोला जाए H3PO3। अब H3PO3 का अगर आप देखोगे तो H3PO3 के स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक ऑक्सीजन आपको हटाना होगा OH से लगा हुआ, तो दिस इज H3PO3। अब H3PO3 में भले 3 हाइड्रोजन है पर रिमूवेबल हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। वो 2 हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है, बस वही 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, बाकी जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस नहीं होगा। बाकी जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ इसमें 2 रिमूवेबल हाइड्रोजन एटम है, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास ध्यान रखेंगे H3PO4, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। H3PO4 में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, 3 H दिखता है, वैलेंसी फैक्टर 3 मान लेते हैं। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है H3PO3 का, इट इज 41, है ना। वैसे ही H3PO2 में भी आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, पर यहाँ पे अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की बात करें तो H3PO2 का ये स्ट्रक्चर होता है, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1। ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन फर्निश करता है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास के बराबर ही होगा। जो इसका मोलर मास होगा यही क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट मास। समझ आ गई बात। तो इक्विवेलेंट मास फॉर एन एसिड इज मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या है, उसकी बेसिसिटी, कितने H+ आयंस वो रिलीज कर सकता है। वैसे ही एक बेस के लिए अगर इक्विवेलेंट मास की बात करें तो अगेन मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर करना है। बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, कितने OH- आयंस वो फर्निश कर सकता है। एक बेस कितने OH- आयन फर्निश कर सकता है, वो बेस की क्या होती है, एसिडिटी, है ना। तो इट इज एसिडिटी ऑफ द बेस, कितने OH- आयंस वो रिलीज कर सकता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH- रिलीज करेगा, 2, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय 2, मोलर मास डिवाइड बाय 2। वैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3, तो इट विल बी मोलर मास डिवाइड बाय 3, है ना। NaOH, इसका वैलेंसी फैक्टर एक ही OH है, तो वैलेंसी फैक्टर 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दिस इज हाउ वी फाइंड इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड एंड बेसिस। अब अगर आपको सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है, कोई सॉल्ट है उसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है, आप कैसे फाइंड करें सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास, समझना। सॉल्ट का क्या मतलब, वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन होगा, तो आपको देखना है टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। टोटल पॉजिटिव चार्ज उस पूरे सॉल्ट में जो जितने भी आयंस है, सारे आयंस मिलाकर के कुल कितना पॉजिटिव चार्ज है, या फिर कुल कितना नेगेटिव चार्ज है। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, है ना, और नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, कोई भी एक, है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन नहीं, है ना। जैसे Na2CO3, अगर आपको इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने को बोला जाए, Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर निकालने को बोला जाए, तो Na2 में सोडियम आयन है, कितने सोडियम आयन है, 2 सोडियम आयन है। एक सोडियम पे कितना चार्ज, +1, तो 2 सोडियम पे +2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इसमें कितना हो जाएगा, +2, और कार्बोनेट पे चार्ज कितना होता है, -2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, टोटल नेगेटिव चार्ज -2, तो आपको वैलेंसी फैक्टर कितना लेना है, 2, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। जैसे AlCl3, एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, +3, 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन पे एक एक नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, -3, तो आपको क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3, तो इक्विवेलेंट वेट AlCl3 का हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय 3। समझ आई बात। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि Al2SO4 थ्राइस, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, बताइए फटाफट। व्हाट विल बी वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, what will be valency factor of aluminium sulfate, 6, Rajeshwari is saying it's 6, ठीक है ना, करेक्ट, इट्स 6। Al2SO4 थ्राइस, एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, दो एल्यूमिनियम पे +6 चार्ज, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, 3 सल्फेट आयन, अगेन -6 चार्ज,
तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 6, तो इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6। ठीक है, वैसे मैग्नीशियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक, अब इक्विवेलेंट वेट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाए H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आप बोलोगे मोलर मास डिवाइड बाय 2, क्योंकि H2SO4 2 H प्लस रिलीज कर सकता है ना। लेकिन अगर कभी रिएक्शन लिख के दे दिया जाए तो आप चेक करना, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि H2SO4 का NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, यू आर गेटिंग NaHSO4 एंड H2O, ये रिएक्शन लिखा गया है ना। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देख के बताओ कि ये H2SO4 कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप बताइए यहाँ पे कितने H प्लस आयन H2SO4 रिलीज कर रहा है। हाउ मेनी H प्लस आयंस आर रिलीज्ड बाय H2SO4, बताएं। हाउ मेनी H प्लस आयंस आर रिलीज्ड बाय H2SO4। भाई H2SO4 पे 2 H प्लस आयन है, पर एक H प्लस आयन निकल करके एक सोडियम आ रहा है, तो हमें क्या बन रहा है Na प्लस HSO4 माइनस। एक्चुअली H2SO4 से पहले एक H प्लस निकलेगा, तो क्या बनेगा HSO4 माइनस, और यही HSO4 माइनस Na प्लस के साथ क्या बना रहा है NaHSO4, यानी सिर्फ एक ही H प्लस निकला है, सिर्फ एक ही H प्लस निकला है, ये बन गया। अगर दूसरा भी H प्लस निकल जाता, दूसरा वाला H प्लस भी निकल जाता, तब बनता सल्फेट आयन, और तब जो सॉल्ट बनता वो NaHSO4 नहीं बनता, फिर क्या बनता Na2SO4। तो अगर H2SO4 का NaOH के साथ रिएक्शन होकर के NaHSO4 बन रहा है, यानी एक ही H प्लस निकला है, तो यहाँ पे H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या है 1। और अगर H2SO4 से Na2SO4 बनता, मतलब दोनों H प्लस निकल गए हैं, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता 2। समझ आ रही बात। H2SO4 से NaHSO4 बना है, तो एक तो हाइड्रोजन यही रह गया, एक ही H रिप्लेस हुआ है सोडियम से, तो वैलेंसी फैक्टर क्या है H2SO4 का, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं मैक्सिमम कितने H प्लस निकाल सकते हैं, वो पूरा लेते हैं, तो 2। लेकिन अगर ये रिएक्शन लिख दिया गया है, या आपको बता दिया जाए कि H2SO4 का NaOH के साथ रिएक्शन करा के हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ H2SO4 ने सिर्फ एक ही H प्लस रिलीज किया है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 1 होगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के हिसाब से आप H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या है 1। बात समझ में आई। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या है 1। इज दैट क्लियर। तो वैलेंसी फैक्टर जो है वो रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। हियर वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 इज 1 बिकॉज इन दिस रिएक्शन H2SO4 इज रिलीजिंग ओनली 1 H प्लस आयन, है ना। तो यहाँ पे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, सेम एज मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 98। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट चेंज नहीं हुआ है। समझ आ गई क्या बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। रिएक्शन नहीं है तो मैक्सिमम कितना H प्लस निकाल सकता है ये देख लेंगे, रिएक्शन दिया है तो चेक कर लेंगे एक्चुअली कितना निकाल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स में। मैंने बोला था नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए दो टर्म्स पढ़ने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास पढ़ लिया, अब बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स की, और उसके बाद फिर हम नॉर्मेलिटी पे चलेंगे। राजेश्वरी सिंह मैम इसके कुछ और एग्जांपल्स दीजिए ना प्लीज। ओके, जैसे इस पर्टिकुलर केस में, जैसे मान लो H3PO4 है, ध्यान से देखना H3PO4 है, एक मिनट ध्यान से देखो, जैसे मान लो H3PO4 है, H3PO4 से आपसे पूछता है H3PO4 के लिए कि इसमें कितने H प्लस आयन निकल सकते हैं, कितने H प्लस आयन निकल सकते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि 3 H प्लस आयन निकल सकते हैं। तो इसका वैलेंसी फैक्टर आप नॉर्मली अगर कोई रिएक्शन नहीं लिख के दिया तो आप इसका वैलेंसी फैक्टर मानोगे 3, ये 3 H प्लस निकाल सकता है। ठीक, लेकिन अगर आपको कहीं बोल रहा है कि H3PO4 is reacting with KOH suppose and you are getting like K2HPO4, K2HPO4, ये लिख दिया प्रोडक्ट। अगर सिर्फ लिखता है H3PO4 KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, कुछ लिखा नहीं है प्रोडक्ट, तो हम मानेंगे ये मैक्सिमम जितने H प्लस निकाल सकता है वो सब निकाल लेगा, जितने H प्लस निकाल सकता है वो सब निकाल लेगा। तब हम प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं K3PO4, है ना। अगर तीनों H प्लस निकल गया तो प्रोडक्ट क्या बनता है K3PO4। ठीक, अगर दो H प्लस निकला तो क्या बनेगा K2HPO4, और अगर एक ही H निकलता तो क्या बनता KH2PO4। KH2PO4 इसको क्या बोलते हैं पोटेशियम फॉस्फेट,
इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। दिस इज पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक, अब ध्यान से समझना, अगर H3PO4 का KOH के साथ रिएक्शन होकर के कुछ नहीं लिखा है कि क्या बन रहा है, तो आप उसका वैलेंसी फैक्टर क्या मानोगे? 3, क्योंकि तीनों निकल सकता है। अगर रिएक्शन दे दिया ये, तो भी दिख रहा है कि 3H+ रिप्लेस हो गए तीनों के तीनों, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। अगर बोल रहे हैं H3PO4 KOH के साथ रिएक्शन करके K2HPO4 बना रहा है, तो आप देखो 3H+ में से 2 रिप्लेस हुए, 1 रिप्लेस नहीं हुआ है, मतलब 2 ही H+ निकले हैं, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर इसका 3 नहीं लोगे, कितना लोगे? 2 ही लोगे। और अगर बोल रहा है कि प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो H3PO4 से एक ही H+ निकला है, क्योंकि 2 H तो यही रह गए हैं अभी, तो अब यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। बात समझ में आ गई राजेश्वरी? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं। व्हाट आर ग्राम इक्विवेलेंट्स? है ना, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर हमको निकालना है, दैट इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे अभी तक हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, मोल्स कैसे निकाल रहे थे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, वो क्या दे रहा था? नंबर ऑफ मोल्स। वैसे ही गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये क्या देगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज वेरी सिमिलर। सिमिलर, सिमिलर सेम नहीं है, सेम और सिमिलर दो अलग अलग बात है। इट इज एनालोगस टू मोल्स। जैसे जैसे मोल्स निकालते हैं क्या करते हैं? मास अपॉन मोलर मास। वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। समझ? इट इज अ टर्म वेरी सिमिलर टू मोल्स, नॉट इट इज सेम एज मोल्स, इट इज सिमिलर टू मोल्स। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इज मास बाई इक्विवेलेंट मास, है ना, मास बाई इक्विवेलेंट मास। जैसे नंबर ऑफ मोल्स मास बाई मोलर मास होता है, वैसे वो क्या है? मास बाई इक्विवेलेंट मास, है ना। तो आपसे बोले कि ग्राम इक्विवेलेंट्स और मोल्स में रिलेशन बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट्स और मोल्स में रिलेशन बताओ। तो भाई बहुत इजी है। भाई आपको क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स क्या था? मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है? मास बाई इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को आप क्या लिख सकते हो? इक्विवेलेंट मास को आप लिख सकते हो ना, मोलर मास डिवाइड बाई एक्स। एक्स ऊपर चला गया। मास बाई मोलर मास हमने देखा क्या है? मोल्स। तो मोल्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर, है ना। मोल्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ध्यान से यहीं से देख लो, ये क्या हो गया आपका? मास बाय मोलर मास। मास बाय मोलर मास आपका क्या हो गया? मोल्स। और ये एक्स जो डिवीजन में ऊपर चला जाएगा, तो मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर क्या दे देगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट्स इज अ टर्म वेरी सिमिलर टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, मोल्स के जैसा ही एक टर्म है। मास बाई मोलर मास करते हैं तो मोल्स आता है, मास बाई इक्विवेलेंट मास करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आता है। मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट से कैसे रिलेट होगा? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इज मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। दिस इज हाउ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज रिलेटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम NaOH में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं? 0.4 ग्राम NaOH में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं? अब ध्यान से देखना, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना। मोल्स कितने हैं? 0.4 अपॉन 40, ये तो क्या? मोल्स, है ना, इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर NaOH का कितना है? 1। तो कितना आ गया? 0.01, 0.01 क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना। मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर कर सकते थे, या फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकता था? ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आप दूसरा क्या कर सकते थे? इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास दिया 0.4 ग्राम, इक्विवेलेंट मास कितना है? 40 अपॉन 1, तो अगेन 0.4/40 आता, अगेन 0.01। ठीक है, समझ आ रही बात? वैसे ही H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स बताने हैं, है ना, तो आप मोल्स निकाल लो। पहले ऐसा करो, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर कर लेना, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने मोल्स कैसे आएंगे? 0.98 डिवाइड बाय 98, ये मोल्स, और वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2, तो 0.98 डिवाइड बाय 98 इंटू 2, यह आ गया आपको क्या? ग्राम इक्विवेलेंट्स। समझ आ गई बात, है ना। तो मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मैंने बोला मोल्स निकाल लो। 53 अपॉन Na2CO3 का मोलर मास 106, है ना। मुझे याद हो गए मोलर मासेस, कुछ इंपॉर्टेंट मोलर मासेस मुझे याद हो गए। यही चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करो। जब कोई एक
सब्सटेंस जो बार बार आ रहा है उसके मोलर मासेस आप याद कर लो, याद कर लोगे तो Na2CO3 के एटॉमिक मासेस को जोड़ के 106 लाने में जो टाइम था वो आपका टाइम सेव हो जाएगा, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा, है ना। तो ये हो गए मोल्स, और वैलेंसी फैक्टर्स का कितना हो जाएगा 2, वैलेंसी फैक्टर्स का हो जाएगा 2, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको आ जाएगा। ठीक है, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर विल गिव यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। बहुत सीधा क्वेश्चन है, 3 मोल H2SO4 है तो आपको सीधे बता दिया मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, 3 मोल है मतलब 6 ग्राम इक्विवेलेंट। वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे 2, तो 3 × 2 6 वैलेंसी फैक्टर आ जाए, है ना। AlCl3 के 5 मोल्स में ग्राम इक्विवेलेंट्स बताओ। तो AlCl3 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, AlCl3 का वैलेंसी फैक्टर है 3, तो 5 मोल्स है तो 5 × 3 15 ग्राम इक्विवेलेंट्स ओरली हो जाएगा, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट्स पे आपका कमांड जितना स्ट्रांग होगा टाइट्रेशन में आप उतना कम अटकेंगे। टाइट्रेशन अभी नहीं आएगा, बाद में पढ़ेंगे हम, पर टाइट्रेशन के क्वेश्चंस फिर आपको बहुत क्लियरली बनेंगे, है ना। अब मैंने एक बात बोली थी शुरू में, बिल्कुल ग्राम इक्विवेलेंट्स के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, कौन सी बात बोली थी मैंने शुरू में, बिल्कुल मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो वो बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में क्वेश्चन करना आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर इक्वल। इसको एक बार प्रूव कर देते हैं ना, मैंने बोल दिया पर बोल देने से थोड़ी मान लेंगे आप, है ना। तो मैं इसको प्रूव कर देती हूँ एक बार, आप देख लो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए बराबर होते हैं। एक बार प्रूव कर देना फिर आगे से आप इसको मान लेना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये रिएक्शन लिखा, H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट करता है, Na2SO4 और H2O, ये मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखा है। मोल्स के टर्म में अगर बात करें तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इसके 2 मोल और इसके 1 मोल बनेगा, सॉरी इसका 1 मोल और इसका 2 मोल बनेगा, 1 मिनट, इसका 1 मोल और इसका 2 मोल बनेगा, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे बैलेंस करके हमने लिखा हुआ है। अब अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट्स मैंने क्या बोला था आपको, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर बोला था ना, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देख के पहले ये बताओ कि इस रिएक्शन के लिए H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इस रिएक्शन के लिए H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। भाई हम देख रहे हैं H2SO4 के दोनों हाइड्रोजन निकल के Na2SO4 आ गए, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर यानी 1 × 2, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, 2 मोल्स है वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1, इसके मोल्स 1 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2, तो 1 × 2, है ना। और इसका मोल्स 1 है वैलेंसी फैक्टर 2, इसके मोल्स 2 है वैलेंसी फैक्टर, H और OH कितना चार्ज है 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1। तो आप देख लो इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट्स 2, 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 तो आप देख पा रहे हो मोल्स बराबर नहीं है लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्या है बराबर। प्रूव हो गया ना कि कोई रिएक्शन बैलेंस्ड हो या ना हो उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल, है ना। NaCl का HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है भाई, 1 मोल, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, उसका भी 1 और इसका भी 1 बन रहा है ना। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में बात करें तो इसका 1 मोल इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका भी 1 मोल वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका भी 1 मोल वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका भी 1 मोल वैलेंसी फैक्टर 1 है, सबके 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स हो रहे हैं, है ना। इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल ये वाला है, ये वाला लो, इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 और इसका 3 मोल बन रहा है। अब इसका 1 मोल अगर है तो इसका वैलेंसी फैक्टर हमको दिख रहा है क्लियरली इस क्वेश्चन में कितना है 3, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे 1 × 3, इसके कितने मोल्स है 3 मोल्स है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1, है ना। इसका 1 मोल बन रहा है, इसका वैलेंसी फैक्टर 3, इसका 3 मोल बन रहा है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1। आप देखो क्या मोल्स बराबर है, नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट्स 3 3 3 3, ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मोल्स बराबर होंगे या नहीं होंगे डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स तो हमेशा बराबर होंगे। तो आपसे आप मान लें कि किसी भी रिएक्शन के लिए चाहे वो बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा हो चाहे अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखा हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहां पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोल्स के टर्म में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बिना बैलेंसिंग के करोगे तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर्स, तो यू हैव टू बैलेंस इट, ठीक है, समझ आ गई बात। तो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो आपको पढ़ना था दैट वाज नॉर्मेलिटी, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमें पढ़ना था दैट इज नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए ही मैंने क्या बताया था
कि नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट मास समझ लें। हो गया। अब आता है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या है? इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन क्या था? मोलैरिटी। मोल्स पर लीटर इज मोलैरिटी। ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी, है ना? तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या है? नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी में भी यही था, नीचे वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, ऊपर लेकिन वहां पे क्या था? मोल्स। यहाँ पे क्या है? राजेश्वरी इज आस्किंग मैम इज फॉर्मेलिटी इन सिलेबस? नहीं, फॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में भी नहीं है और फॉर्मेलिटी की कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं करनी है। अब सीधे सीधे अगर बात करें तो फॉर्मेलिटी भी ऐसा ही हो गया भाई। ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब हुआ? आपने फॉर्मेलिटी मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे मोल्स निकाल रहे थे, गिवन मास बाई मोलर मास, ये मोल्स आ गए। गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, ये क्या आ गए? ये क्या आ गए? गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, ये क्या आ गए? ग्राम इक्विवेलेंट्स। वैसे ही फॉर्मूला यूनिट्स कैसे आएंगे? गिवन मास बाई फॉर्मूला यूनिट के मास। एक फॉर्मूला यूनिट का जो मास है डिवाइड बाई टोटल मास, ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यूनिट्स। दैट डिवाइड बाई वॉल्यूम, दैट इज फॉर्मेलिटी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको फॉर्मेलिटी नहीं पढ़नी है, नो फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सो n is equal to number of gram equivalents of solute by volume of solution in liters, volume of solution in liters। क्वेश्चन करते हैं। 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी बताओ। बताओ, टेल मी द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बताइए। 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। भाई नॉर्मेलिटी निकालना है आपको, क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट्स। 0.98 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, या फिर मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना? तो मैं ऐसा करती हूँ, मोल्स ही निकाल लेती हूँ। मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर 2 डिवाइड बाई 500 ml सॉल्यूशन यानी 0.5 कर ले, आ जाएगा क्या? नॉर्मेलिटी आ जाएगी आपकी 0.04। 0.04 नहीं आएगा शायद, कुछ गलत हो रहा है। कर लेते हैं, 0.98 है। 0.98 डिवाइड बाई 98 कितना आएगा? 0.01 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.5, 0.02 बाई 0.5। हाँ आ जाएगा, ठीक है। 0.04 नॉर्मल, करेक्ट। 0.04 नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल मतलब, सेमी नॉर्मल का मतलब नॉर्मेलिटी कितना है? 1/2। 1/2 नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं? सेमी नॉर्मल। 1/10 नॉर्मल को क्या बोलेंगे? डेसी नॉर्मल। ठीक है। तो सेमी नॉर्मल लिखा है मतलब नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.5। ठीक है। तो मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml 1/2 नॉर्मल सॉल्यूशन। आपका नॉर्मेलिटी क्या था? नॉर्मेलिटी था ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम लीटर्स में, है ना? फॉर्मूले से कर लेते हैं एक बार, है ना? तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना आ गया? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 1/2। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250/1000। वॉल्यूम आपको लीटर में रखना है, वॉल्यूम आपको लीटर में रखना है। यहां से क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना? ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट से आप मास कैसे निकालोगे? ग्राम इक्विवेलेंट से आप मास कैसे निकालोगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास, और इसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास क्या है? बराबर है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। ठीक है। तो 250/2000 इंटू 40, ये आ जाएगा आपको क्या? मास ऑफ कैल्शियम, सॉरी, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का मास आ जाएगा। ओके। ठीक है, एनीवेज समझ आ गई बात, मास निकाल लेंगे।
भाई नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो आपने इक्विवेलेंट मास, इसका क्या है, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास बराबर है क्योंकि इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1। ठीक है, गॉट इट, समझ आ गई क्या बात? ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, करके बताएं तो जरा इसका फटाफट सब। What mass of following bases will be required to react with 490 ग्राम of H2SO4? ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या है कि हमने 490 ग्राम H2SO4 के लिए हैं, ये अलग अलग बेसिस हैं, इन बेसिस के साथ अलग अलग रिएक्शंस कराने हैं। NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराना है, फिर एक बार इसके साथ कराना है, एक बार अलग अलग रिएक्शंस कराने हैं, एक साथ नहीं कराना है सबके साथ। ठीक है, तो 490 ग्राम H2SO4 के साथ इन बेसिस को अलग अलग हमें रिएक्ट कराना है, तो इनके कितने मासेस चाहिए हमें, क्वेश्चन समझ में आ गया? इनके कितने मासेस हमें चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, H2SO4 क्या है, एसिड, ये बेसिस है। तो आपको पता है मैंने क्या बताया कि सभी रिएक्टेंट्स के लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, बराबर। यानी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। ये जो भी बेस ले रहे हैं ये सारे क्या है, बेसिस ही हैं, एक एक करके बेस। तो H2SO4 के जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स इन बेसिस के चाहिए, इजंट इट? ये तो चाहिए, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स हमको इन सभी बेसिस के चाहिए। तो अब बताओ, H2SO4 का 490 ग्राम है तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, करके बताना जरा। 490 डिवाइड बाई व्हाट, इक्विवेलेंट मास कर लो या फिर मोलर मास इंटू वैलेंसी फैक्टर कर लो। इसका मोलर मास कितना होता है 98, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, कितना आ जाएगा 10 ग्राम इक्विवेलेंट। तो H2SO4 के 10 ग्राम इक्विवेलेंट हैं। अब H2SO4 का 490 ग्राम मतलब 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब H2SO4 के 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स मतलब NaOH के भी 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए। तो 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए तो मास चाहिए। आपको क्या बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो वेट कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास। अब आपको इसका इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स दे दिया है कितना, 10 ग्राम इक्विवेलेंट, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर इसके 10 ग्राम इक्विवेलेंट हैं मतलब इन सब के भी हमें कितने चाहिए, 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको चाहिए तो इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। तो इसका वेट कितना चाहिए, 10 इंटू इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 40, कितना आ जाएगा 400 ग्राम। तो NaOH का कितना मास चाहिए 400 ग्राम, यानी 490 ग्राम ऑफ H2SO4 विल रिएक्ट विद 400 ग्राम ऑफ NaOH। समझ आई क्या बात? अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट तो 10 चाहिए। अब इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर देखो कितना है 2, तो मोलर मास कितना है इसका 74 अपॉन 2, ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया, आ गया 370 ग्राम्स। ठीक है, वैसे ही KOH के भी ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने चाहिए 10, है ना, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, तो KOH का मोलर मास ले लो आप, है ना, ये कितना है 39 प्लस 1 40 प्लस 56, है ना 56, 10 इंटू 56, यही क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब इसका मोलर मास जोड़ लो 24 प्लस 34, है ना, ये 24 और ये 2 OH है तो 34, 24 प्लस 34 कितना हो गया 58, और इसका 2 वैलेंसी फैक्टर, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ गया, इक्विवेलेंट मास इंटू 10, है ना। इसका भी 10 इंटू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा 27 प्लस 51, हाँ 27 प्लस 51, कितना 78 हो गया, 78/3, 78/3, तो 10 इंटू 78/3, ये क्या आ गया इसका ग्राम। समझ आ रही है क्या बात? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, 490 ग्राम H2SO4 दिया था, इस H2SO4 का सभी बेसिस के साथ रिएक्ट कराना है। हमने इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लिए, जितने इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स उतने ही इन बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट्स लगेंगे। बस उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स को उनको इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मासेस जो रिक्वायर्ड है वो पता चल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ये एक और अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करिए। अ मिक्सचर ऑफ 3 एसिड्स, 3 एसिड्स का मिक्सचर है,
कौन कौन सा एसिड है, HCl है, H2SO4 और H2C2O4 है। इन सभी के मासेस दिए हैं, तो 3 एसिड्स मिलाकर के एक मिक्सचर बनाया, इन सबके मासेस दिए हैं, है ना। इज मेड टू रिएक्ट विद 2 बेसेस, 2 बेसेस हैं, उन बेसेस में एक बेस का मास तो दिया, दूसरे बेस का मास आपको नहीं दिया है। 3 एसिड्स का 2 बेसेस के साथ रिएक्शन कराना है, एक मिक्सचर है एसिड का, एक मिक्सचर है बेस का। एसिड में 3 एसिड्स मिलाए हैं, बेस में 2 बेस मिलाए हैं, तीनों एसिड्स के मासेस दिए हैं, बेस में एक बेस का मास दिया और दूसरे बेस का मास आपसे पूछा जा रहा है अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो। क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ लें क्वेश्चन पहले, जस्ट रीड इट आउट। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया क्वेश्चन में करना क्या है ना, व्हाट यू हैव टू डू इन द क्वेश्चन। आपको एक एसिड का मिक्सचर दिया, एक बेस का मिक्सचर दिया, दोनों को मिला करके कंप्लीट न्यूट्रलाइज कराना है। तीनों एसिड्स के मासेस दिए हैं, तीनों दोनों बेसिस के मासेस नहीं दिए, एक का मास नहीं दिया, उस बेसिस पे आपको बेस का मास निकालना है। तो एक बात तो तय है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। कह सकते हैं क्या, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, बराबर करने हैं हमको, बस इतना ही तो करना है, एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं। अब एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे भाई, HCl का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 3.65 ग्राम, ये इसका मास, डिवाइड बाई मोलर मास 36.5, ये क्या हो गया, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, प्लस 4.9 ग्राम H2SO4 डिवाइड बाई 98 इंटू 2, 4.9 अपॉन 98 क्या हो गया, मोल्स, मोल्स इंटू 2 वैलेंसी फैक्टर, ये क्या आ गया ग्राम इक्विवेलेंट्स, प्लस H2C2O4 के कितने ग्राम से, 9 ग्राम्स, इसका मोलर मास कितना होता है H2C2O4 का, इट इज 90, है ना, 90 इंटू 2 इसका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये हो गए सारे एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब बेस का ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना है, NaOH का 8 ग्राम्स, 8 डिवाइड बाई 40 इंटू 1, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के W ग्राम्स, तो W डिवाइड बाई 74, इसका मोलर मास, इसका वैलेंसी फैक्टर 2। यही करना है बस आपको, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है W, फाइंड आउट हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा ना। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, है ना, एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर करने, तीनों एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स और दोनों बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने जोड़ दिए और इसको इक्वेट कर दिया, यू गेट द आंसर, W मिल जाएगा आपको, W आ जाएगा आपका 7.4 ग्राम्स, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे, है ना, जस्ट सिंप्लीफाइड सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा W कितना, 7.4 ग्राम्स। मेथड यही है, आपको एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या करने हैं, बराबर करने हैं। जैसे ही आप बराबर करोगे, एक ही अननोन है W पूरे इक्वेशन में, इसको सॉर्ट आउट कर लो, यू गेट द आंसर एज 7.4 ग्राम्स। ठीक है, समझ आ गई बात। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पता करना है भाई, नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो अगर नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी में करूं तो वॉल्यूम वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अब यहीं से मेरा काम हो जाएगा, मैं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं लिख सकती हूँ ना, ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स से मोल्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर। अब इसको बड़ा कर करके अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको, ग्राम इक्विवेलेंट्स को फर्दर और एक्सपैंड कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट। है, ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम फर्दर और एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास बाय इक्विवेलेंट मास, मोल्स की जगह मास बाय मोलर मास, फिर मास वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, मोलर मास ऊपर इक्विवेलेंट मास नीचे, फिर इक्विवेलेंट मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स बाय वैलेंसी फैक्टर, फिर ये मोल्स मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, फिर वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा। ये काम हमने यही कर लिया था डायरेक्ट। तो नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी क्या आ जाएगा, x, यानी नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये अगेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना। हमने पढ़ा था ग्राम इक्विवेलेंट्स मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर,
नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब सीधे आपसे बोला फाइंड मोलैरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4। आपको नॉर्मेलिटी दी है, मोलैरिटी बताना है, सीधे वैलेंसी फैक्टर का लगे। आपने क्या पढ़ा, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। आपको क्या दिया है, नॉर्मेलिटी दे रखा है, वैलेंसी फैक्टर आपका H2SO4 का पता है 2 होता है, बस मोलैरिटी बताना है, तो नॉर्मेलिटी बाई वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 0.1 मोलर। समझ आ रही बात, सीधे डायरेक्टली निकल जाएगा, है ना। आपको यहाँ पे मोलैरिटी दे रखा है H3PO4 का, आपको क्या पूछ रहा है, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो नॉर्मेलिटी क्या बताया मैंने, नॉर्मेलिटी बताया मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। मोलैरिटी दे रखा है कितना, 0.4, वैलेंसी फैक्टर 3, 1.2 नॉर्मल, तो 0.4 मोलर H3PO4 मतलब 1.2 नॉर्मल H3PO4। समझ आ गई बात। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स की। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी कैसे निकालें। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर एक चीज और बताना आप मुझे, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, नॉर्मेलिटी में करा रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मेलिटी तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद दो छोटे छोटे टर्म्स है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का और परसेंटेज स्ट्रेंथ ओलियम का, है ना। ये दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, हार्डली मतलब 20 to 25 मिनट्स का टॉपिक रह जाएगा शायद नेक्स्ट क्लास के लिए। तो ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आई सपोज वी हैव टू स्टार्ट लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, इजंट इट। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके यहाँ कंप्लीट हो गया क्या स्कूल में। स्कूल में आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, हाफ वे डन। अच्छा, निहारिका इज सेइंग हाफ एंड राजश्री सिंह नो। नो मतलब आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ है ना। ओके, हाफ हुआ है, ठीक है। बोर मॉडल हो गया है क्या आपके वहां पे, बस इतना बताना, बोर मॉडल हो गया है क्या। अच्छा, बोर मॉडल जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ठीक है, ओके। आपके स्कूल्स कब से ऑन हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे। 10 जून, और मेरी क्लास शायद अब आज टुडेज 4th, हाँ टुडेज 4th तो 11th को होगी मेरी क्लास, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीक की क्लास में अपना ये खत्म करके हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके फाइन। नाउ नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी करनी है। अब हमारे पास केसेस क्या हो सकते हैं, एक केस है कि हमने एसिड और एसिड को मिलाते, मिक्सचर मतलब क्या, दो चीजों को मिलाया है, तो हमने दो एसिड को मिला दिया या दो बेस को मिला दिया, एक केस ये हो सकता है, एसिड एसिड के साथ मिक्स कर दिया या बेस बेस के साथ मिक्स कर दिया। और दूसरा केस भी हो सकता है एसिड बेस मिक्स कर दिया, तो मैंने पहले केस की बात करी है, एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस, इस टाइप का हमने कोई मिक्सचर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन 1 है, मिक्सचर करना है यानी दो चीजों को मिला रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम आपको दिया है N1V1, एक दूसरा सॉल्यूशन और है, इसका भी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है N2V2, दो सॉल्यूशंस दिए, दोनों के नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिए हुए हैं। अब आप दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दो एक बड़े कंटेनर में, तो इसका फाइनल वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, फाइनल वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब इसकी फाइनल नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर आपको फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली इसकी नॉर्मेलिटी अलग है, इसकी नॉर्मेलिटी अलग है, दोनों के अलग अलग वॉल्यूम मिक्स किए, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो तो पता चल गया V1 प्लस V2, पर नॉर्मेलिटी मिक्सचर की क्या होगी ये आपको निकालनी है। तो सेम वही तरीका जैसे हमने जैसे मोलारिटी के केस में किया था भाई, इसमें आप सोल्यूट के इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम विल गिव ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, है ना। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट का निकल जाएगा, अगेन नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो पहले सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना आया है, N1V1, दूसरे सॉल्यूशन में सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने, N2V2। तो इस मिक्सचर में टोटल सोल्यूट कितना गया, यहां से और यहां से, यहाँ कितना सोल्यूट था N1V1, यहाँ कितना सोल्यूट था N2V2, तो टोटल सोल्यूट कितना हो गया N1V1 प्लस N2V2, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2। आ गया फॉर्मूला हमारा। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर क्या निकल के आया, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई N1 प्लस V1 प्लस V2। समझ में आ गई बात। आप समझना, दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो टोटल सोल्यूट कहां से आ रहा है, जो दो सॉल्यूशंस को मिक्स करो वहीं से आ रहा है। पहले सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट था N1V1, दूसरे सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है N2V2, दोनों को मिला दिया, टोटल सोल्यूट कितना हो गया N1V1 प्लस N2V2, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V1 बाई V2। बस टोटल वॉल्यूम नीचे और टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ऊपर, आपको मिल जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। समझ में आई बात। N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 विल गिव नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। अब एसिड और बेस अलग अलग चीजों को मिला रहे हैं, एक एसिड एक बेस, उसमें क्या था, दोनों एसिड थे या दोनों बेस थे, यहां मैंने एसिड और बेस को मिलाया। अब ध्यान समझना, एक कंटेनर में आपके पास एसिड है, इसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है NaV है, दूसरे कंटेनर में आपके पास
बेस है, इसका नॉर्मेलिटी ऑफ वॉल्यूम दिया NbVb। जब आप इनको मिलाओगे, जब आप इन दोनों चीजों को मिलाओगे, तो क्या आप एसिड बेस रिएक्शन को रोक सकते हो? क्या आप एसिड बेस रिएक्शन को रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं। जब इन दोनों चीजों को मिलाओगे तो एसिड बेस रिएक्ट करेगा ही करेगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा ही करेगा। मिक्सचर का वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, Va प्लस Vb, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। आपने 100 ml ये 100 ml ये मिलाया तो टोटल वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, 200 ml। पर एसिड बेस रिएक्शन तो होगा, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आपको मिल गया Va प्लस Vb। अब नॉर्मेलिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी क्या होगा ये आपको निकालना है। अब समझना, अगर एसिड और बेस मिलाओगे तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। एसिड में ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने थे एसिड के, NaVa। बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने थे, NbVb। आपको बोला था बराबर अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं, तो NaVa और NbVb में एसिड और बेस में जिसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा होंगे वो बच जाएंगे और दूसरा वाला पूरा खत्म हो जाएगा। मान लो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल के आए 5 और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल के आए 2, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का और 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का तो रिएक्ट कर जाएगा ना। तो बेस का ग्राम इक्विवेलेंट खत्म, एसिड का 2 ग्राम इक्विवेलेंट खत्म, बचा कितना, सिर्फ 3 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का बचा, सिर्फ 3 ग्राम इक्विवेलेंट बचा एसिड का। समझ में आई बात? तो अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट कम है, तो हम टोटल एसिड बचेगा, टोटल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। एक बात, अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा होंगे तो टोटल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अब जो एसिडिक सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन निकालना है, उसकी नॉर्मेलिटी क्या है ये निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, H प्लस आयन की नॉर्मेलिटी निकालनी, कैसे निकालेंगे, NaVa माइनस NbVb। ये क्या आ गया, H प्लस के ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम Va प्लस Vb। दोनों एसिड है तो ऐड कर देंगे, दोनों बेस है तो ऐड कर देंगे, एक एसिड है एक बेस है तो क्या करेंगे, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, है ना? और जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे उससे पता चल जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक। ठीक है, तो ये आपको आ गया H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। मान लो अगर बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है तो नेट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। नेट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो आप क्या करोगे, NbVb माइनस NaVa, ये क्या देगा आपको, हाइड्रोक्साइड आयन का ग्राम इक्विवेलेंट दे देगा, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम Va प्लस Vb, है ना? और अगर तीसरा केस क्या हुआ कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए तो नेट सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। नेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। समझ में आ गई बात, इज दैट क्लियर? एक एसिड या बेस मिला रहे हो, एसिड बेस दोनों को मिला रहे हो, तो जो ज्यादा होगा उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कम वाले से। तो जो रिमेनिंग होगा NaVa माइनस NbVb कर लो या NbVb माइनस NaVa कर लो, जो ज्यादा होगा अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक या बेसिक। ठीक है, इस तरह से हम ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, करिए। 0.2 नॉर्मल 200 ml HCl इज मिक्स विद 0.3 नॉर्मल 300 ml HCl। दो HCl का सॉल्यूशन है, एक 0.2 नॉर्मल है, एक 0.3 नॉर्मल है, एक का 200 ml और दूसरे का 300 ml मिक्स कर रहे हैं। जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी आपको बतानी है, यू टेल द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। बताइए, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, what will be the normality of final solution? दोनों एसिड्स है तो क्या करेंगे, दोनों के ग्राम, टोटल वॉल्यूम तो दिख रहा है ना, इधर 200 उधर 300, मतलब 500 ml। अब टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स टोटल कितने हो जाएंगे, NaVa प्लस NaVa मतलब N1V1 प्लस N2V2, तो 0.2 इंटू 200 प्लस 0.3 इंटू 300, है ना, अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 500 ml। ऊपर हमने ml में लिया, नीचे भी ml में ले ले, वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना? या फिर ऊपर लीटर में लोगे तो नीचे भी लीटर में लेना पड़ेगा। यू गेट द आंसर, आ जाएगा आंसर 0.26 नॉर्मल। आंसर आ जाएगा आपको 0.26 नॉर्मल, है ना? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। पहले सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। दूसरे सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम विल गिव यू नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, मेक श्योर कोई फॉर्मूला में याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है क्या हो रहा है। हम मिला रहे हैं तो सोल्यूट कहां से आ रहा है, दोनों सॉल्यूशन से आ रहा है। पहले सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, N1V1, दूसरे सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, N2V2, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस V2, बस आ गया फाइनल आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज 0.2 नॉर्मल 100 ml HCl is mixed with 0.3 नॉर्मल 200 ml NaOH। यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन करा रहे हैं। एक क्या लिया है 0.2 नॉर्मल 100 ml, दूसरा क्या लिया 0.3 नॉर्मल 200 ml। अब बताना है आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक।
एसिडिक है तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना है, बेसिक है तो OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना है डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूशन। एसिडिक है ये बेसिक, आपको H+ या OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना है ना। अब NaVa कितना हो जाएगा 0.2 × 100, NbVb कितना हो जाएगा 0.3 × 200। ऑब्वियसली ये ज्यादा है, ऑब्वियसली इतना ज्यादा है, तो OH- आयन की नॉर्मलिटी ही निकल के आएगी, है ना। नॉर्मलिटी किसकी निकल के आएगी OH- आयन की, तो नॉर्मलिटी ऑफ OH- आयन कितना निकल के आएगा 0.3 × 200 माइनस 0.2 × 100 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 200 + 100 300, ये आ जाएगा नॉर्मलिटी किसका हाइड्रोक्साइड आयन का। ठीक है, ये बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स। जितने एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उतने तो बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स खत्म हो जाएंगे, तो टोटल OH- के कितने इक्विवेलेंट्स बचेंगे सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। अपॉन टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना हो गया 300 ml। ऊपर हमने ml में लिया इसलिए नीचे भी ml में ले लेंगे, ऊपर अगर लीटर में कन्वर्ट करते तो नीचे भी वॉल्यूम लीटर में लेना होता। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। समझ आ गई बात। इस तरह से हम नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या, एनी कंफ्यूजन सो फार? एनी कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से कर लिए, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, ये 3 टर्म्स कर लिए। नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम स्ट्रेंथ और परसेंटेज स्ट्रेंथ H2O2 का और ओलियम का, ये करके और फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर।